हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी पैटर्न इन हिंदी मीडियम वालों की क्लास शुरू कर रहे हैं। मतलब कि ये मैंने पहले भी अपलोड कर चुका था, लेकिन हमारा काम सिर्फ एक ही है कि आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड करना। तो लगातार हम अपने नोट्स में बदलाव करते रहते हैं और उसको सबसे सरल भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और जितना से सरल हो सकता है उतना मैं आपको सरल से सरल बदलने की लगातार प्रयास करता हूं और सबसे बेहतरीन तरीके से नोट्स देने का प्रयास करता हूं। और आपको पता होगा कि मैं कॉपी पेपर पेन पर ही अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मतलब अभी इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही कि मैं डिजिटल बोर्ड एक बाय कर पाऊं। आप लोग का सहयोग रहेगा, प्यार भरा सहयोग रहेगा, तो इन फ्यूचर हो सकता है मैं डिजिटल बोर्ड पैसे लगा के ले सकूंगा। हालांकि अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उतनी अर्निंग नहीं हो रही है, बट इन फ्यूचर हो सकता है। जो भी हो रहा है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। और जो नोट्स हैं, जो ये सब नोट्स हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। साथ ही आपको नोट्स बाय करना है, कोई भी हैंड रिटन नोट्स, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के जो बैनर है वहां पे मिल जाएगा, जाके वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये आपको वीडियो मिस नहीं करना है। ये जो सेकेंड चैप्टर है, वैसे यूपी बोर्ड में देखा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर बना दिया गया है, क्योंकि 30% सिलेबस की जो है वो कटौती करने के बाद फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। सेकंड चैप्टर से आपको यूपी बोर्ड में पढ़ना है, और अन्य बोर्ड में ये नहीं हटाया गया है, उनको शुरू से ये आपका सेकंड चैप्टर ही है, बट यूपी बोर्ड में ये फर्स्ट चैप्टर बना दिया गया है। तो पूरी हम लोग देखेंगे, और विथ फिगर भी आपको इसमें समझाया ढेर सारा है। ये लगभग कि हमारी आधे घंटे से ऊपर की क्लास होने वाली है आज, और जितना अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुष्प की संरचना। किसको देखेंगे? पुष्प की संरचना। हेडिंग वाइज भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। देखिए ये पुष्प है, तो पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितना भी हो सकेगा उसको अच्छे से समझाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्प की संरचना। तो पादप जाति में आवृतबीजी पौधों में विशिष्ट होते हैं। जो पादप जाति होती है, पादप मतलब जो पौधे की जातियों होती है, उसमें जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं, क्योंकि हमेशा आवृतबीजी पौधों पर ही पुष्प खिलते हैं, अन्य सभी पौधे पर पुष्प नहीं खिलते। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है इसमें फल में बदल जाता है, तथा जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है। तो जो अंडाशय है, यहाँ जो अंडाशय है यह किस में कन्वर्ट होगा? यह हमारा फल में बदलेगा। और जो बीजांड है यह हमारा बीज में बदल जाता है जब निषेचन होता है। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुद्भिद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद्भिद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। बीजाणुभिद एक द्विगुणित अवस्था होती है, जबकि युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था मानी जाती है। तो जो बीजाणुभिद अवस्था होती है यह हमारा क्या होती है? यह हमारा द्विगुणित अवस्था यानी कि 2n है, जबकि जो युग्मकोद्भिद अवस्था है हमारी क्या है? एक अगुणित अवस्था होती है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। अगर कोई पूर्ण पुष्प देखें, अब पुष्प किसमें खिलते हैं? हमेशा और हमेशा आवृतबीजी पौधों में ही खिलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। तो हर एक चीज आपको एलेबल कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। पूरा पूरा मैं आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज आपको देने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी, ठीक है ना। तो 4 चक्र कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बाह्य दल। पहला क्या होता है? बाह्य दल। यह प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। तब सबसे पहला क्या होता है? बाह्य दल होता है, और यह अनेक चक्र से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो ये देख सकते हैं हमारा क्या है? बाह्य दल है। ओके। दूसरा आता है आपका दलपुंज।
तो यह दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। तो दल पुंज क्या है हमारा, एक दूसरा चक्र माना जाता है जो कि अनेक दलों से मिलकर बना होता है। फिर आता है आपका पुमंग। तो यह तीसरा चक्र है, यह नर जनांग है और प्रत्येक पुमंग में पुंकेसर, अब प्रत्येक पुमंग को ही क्या कहते हैं हम लोग, पुंकेसर कहते हैं। तो पुमंग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या है, पुमंग, ये हमारा इसको बोलते हैं पुमंग, और पुमंग को ही पूरा हम लोग पुंकेसर का नाम देते हैं। इसमें दो चीज आते हैं, पुंतत्व और पराग कोश, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होता है, एक नर जननांग होता है। अगला दो जो प्यारे बच्चों आता है वह आता है आपका जायांग। जायांग बोले तो यह चौथा चक्र है और यह मादा जननांग है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर होते हैं। यह क्या होता है, यह एक हमारा चौथा चक्र होता है और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मादा जननांग भी बोला जाता है। और इस चक्र में एक या एक से अधिक क्या आते हैं, अंडप होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होता है, ये इस पोर्शन को हम लोग पूरा पूरा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जननांग, मादा जननांग। इसमें अंडप उंडप सब रहेगा, ठीक है ना। अब आपका आता है, तो ये पुष्प की संरचना अगर बनानी है तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यही आपका क्या रहेगा, फिगर रहेगा। जब फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, सबसे बीच में वर्तिकाग्र होता है और ये हमारा यहाँ पे पाए जाते हैं पराग कण, और जब यही पराग कण ये वर्तिकाग्र पर आते हैं निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। और ये हमारा क्या होता है, वर्तिका होता है और ये हमारा दल है, ठीक है ना। और ये दो हमारे जो हैं ये हमारे नरजनांग होते हैं। और जो बीच वाला हमारा भाग होता है इसको बोलते हैं बीजांडसन, और जो ये हमारा भाग होता है फूला हुआ इसको बोलते हैं अंडाशय, और ये जो होते हैं हमारे दो इसको बोलते हैं बीजांड, और यही बीज में बदलते हैं। और जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय होता है, ये फल बदल जाता है। देखते हैं ना, फल इतना बड़ा होता है, अंदर क्या होते हैं, बीज रहते हैं। तो जो अंडाशय होते हैं फल में बदलते हैं और बीजांड किस में बदलते हैं, बीज में बदलते हैं। और जो ये हरे रंग का होता है इसको बोलते हैं पुंकेसर, और ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत बोला जाता है। क्लियर। अब आपका है जो हेडिंग आती है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर एवं मादा जननांग के रूप में जायांग होता है। पुष्प के अंदर देखें तो नर जननांग के रूप में क्या होता है, पुंकेसर, और मादा जननांग के रूप में जायांग पाया जाता है। पुंकेसर एवं जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः पराग कणों एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। पराग कण से नरयुग्मकोद्भिद और महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है, निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद से नर युग्म बनता है हमेशा और हमेशा। जो नर युग्मकोद्भिद होता है वहां से क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, तथा मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंड के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं, और युग्मनज युक्त जो बीजांड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, जिसके अंकुरण से नए बीजाणुविद का निर्माण होता है। अब आपका आता है प्यारे बच्चों लघु बीजाणु जनन या पुंबीजाणु जनन। तो ये लघु बीजाणु जनन या पुंबी बीजाणु जनन क्या होता है, पराग कोष तथा पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जो पराग कोष और पराग कणों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोष एक समान विभुजतकी कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है जो बाह्य अस्तर द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, और जो धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों में वाला हो जाता है, और यह बाद में संवहन बंडल का निर्माण करता है। परागधान विकास के समय तरुण पराग कोष के प्रत्येक पाली में कोने पर बाह्य अस्तर के नीचे कुछ अधः स्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और इन्हें प्रपस्त कोशिका कहते हैं, जिनसे एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बनती है, और ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति अस्तर बनाती हैं, और इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत प्रायः क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और इस परत को अंतः अस्तर कहते हैं। और जिन स्थानों पर अंतः अस्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्रक कहते हैं। तो ये देख सकते हैं फिगर,
ये क्या है, इसका पूरा का पूरा फिगर है। जब आप उसको लिखेंगे और ये फिगर बना लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब ये फिगर बना लेंगे तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में आप देखेंगे, इसमें मैंने वीडियो बनाया है, जाके उसको प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अंतः स्तर की निचले वाली एक से 3 परत की कोशिकाएं मध्य स्तर तथा सबसे नीचे वाली परत टेपीटम बनाती है। टेपीटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं तथा बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता देती हैं। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनसे कुछ नष्ट हो जाती हैं तथा कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर क्या करती हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती हैं। तो इसका क्या रहा, फिगर रहा। ये हमारा क्या सबसे बाह्यतम स्तर है। और जो ये हमारे होते हैं खाने इसको बोलते हैं विभुजत की कोशिका बोलते हैं। फिर प्रपस्थ कोशिका बनती है और इसको हम बोलते हैं वाहिनी ऊतक बोलते हैं। फिर जब ये हमारा तोड़ते हैं तो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनती है और प्राथमिक भित्ति कोशिका जो बनती है। साथ ही साथ ये सबसे बाहरी को वायु स्तर बोलते हैं और जो ये मध्य होता है इसको बोलते हैं वाहिनी ऊतक बोला जाता है। फिर ये इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको और समझ में डिटेल में आ जाएगा। अब आपका आता है लघु बीजाणु या परागकण। क्या आता है, लघु बीजाणु या परागकण। तो परागकण अगुणित होता है, यह 2 आवरणों से ढका होता है। जो परागकण होता है यह हमारा क्या होता है, अगुणित होता है, जो कि 2 आवरणों से हमेशा क्या होता है, ढका होता है। बाह्य आवरण कठोर एवं खुरदुरा होता है जिसे बाह्य चोल कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है वो हमेशा क्या होता है, कठोर और खुरदुरा होता है, उसे बाह्य चोल कहते हैं। इसका जैविक अपघटन नहीं होता क्योंकि यह कठोर और बहुत ही खुरदुरा होता है। देख सकते हैं ये हमारा बाह्य चोल होता है और देखिए कठोर और बहुत ही क्या होता है आपका, खुरदुरा है। देखिए ये फिगर है बना हुआ और इसका जैविक अपघटन नहीं होता। इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रह सकता है। इनमें जनन छिद्र होते हैं और इनमें क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र। देख सकते हैं ये देखिए ये जनन छिद्र होते हैं और जिनके द्वारा पराग नली निकलती है। बाह्य चोल के नीचे पतली व कोमल अंतःचोल होती है और यह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जनन छिद्र है, जनन केंद्रक है, कायिक केंद्रक है और ये अंतःचोल है। अब आता है पराग कोश का स्फुटन एवं नर युग्मकोश भित्ति का विकास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पराग कोश का स्फुटन। क्या देखना है हम लोग को, सबसे देखना है पहले पराग कोश का स्फुटन देखेंगे, ठीक है। तो पराग कोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपीटम स्तर नष्ट हो जाती है। जब पराग कोश का क्या होता है, स्फुटन होता है तो जो मध्य स्तर होती है और क्या होती है, टेपीटम स्तर, यह क्या होती है, तुरंत और तुरंत नष्ट हो जाती है। केवल बाह्य त्वचा वह अंतः त्वचा रह जाती है। स्फुटन के समय अंतः त्वचा की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं जिससे बाह्य त्वचा पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण पराग कोश स्टोमियम वाले स्थानों से क्या हो जाती, फट जाती है तथा दोनों परागधानियों में स्थित परागकण बाहर आने लगते हैं और इसे ही पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। और इसे ही पराग कोश का क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, स्फुटन कहा जाता है। अब आपका आता है नर युग्मकोश भित्ति का विकास। तो पराग कोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही पराग कणों का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है और इस क्रिया में सर्वप्रथम पराग कण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा तथा एक बड़ा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। पराग कणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर होता है। परागण द्वारा परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं जहां इनका अंकुरण होता है और जिसे परागण के पश्चात परिवर्धन कहते हैं। अब आपका आता है जायांग। जायांग में देखिए तो क्या आता है, अंडप। अब यह जायांग किसका है, यह स्त्री केसर है। आपको पता होगा जब मैं आपको फिगर बताया था तो इसमें आपको
जायांग के बारे में चर्चा किया था। तो ये जो जायांग होता है यह स्त्री केसर होता है। और जायांग में क्या क्या आता है? वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है, अंडाशय आता है, बीजांड आता है और बीजांडसन। ये सभी की सभी जितनी भी है ये पूरी, इसको हम लोग जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग कहते हैं। जायांग जो होता है हमारा स्त्री केसर भाग है। स्त्री केसर या मादा जननांग। क्या है? मादा जननांग एक भाग है। ठीक है, तो इसमें अंडप आता है। तो प्रत्येक अंडम में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक अंडम में क्या क्या होता है? 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? प्रत्येक अंडम में कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो पहला आता है अंडाशय। पहला क्या आता है? अंडाशय। तो ये पहला अंडाशय हो गया। दूसरा क्या है? वर्तिका। दूसरा क्या है आपका? वर्तिका है। और तीसरा क्या है? वर्तिकाग्र। तीसरा क्या है? वर्तिकाग्र। तो इसमें हमारे 3 भाग होते हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि एक दूसरे के नीचे ही है। एक दूसरे के नीचे ही है ये अंडप होते हैं। अंडप कहाँ है? पहला क्या है? अंडाशय। दूसरा क्या है? वर्तिका। और तीसरा क्या है? वर्तिकाग्र। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? अंडप के भाग होते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंडप के भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये अंडप के कितने भाग होते हैं? 3, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो अंडप का निचला भाग अंडाशय कहलाता है। जो ये अंडप होता है ये अंडप है, ये पूरा पूरा क्या होता है? अंडप होता है। अंडप के सबसे निचला जो अंडप निचला वाला भाग होता है इसको अंडाशय कहते हैं। और अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान रचना होती है, इसे ही वर्तिका कहते हैं। और जो अंडप के ऊपर देखिए पतली नली एक गई है, नली आकार गई है, इसको क्या करते हैं हम लोग? वर्तिका कहते हैं। तथा वर्तिका के ऊपर घुंडी के समान रचना जो होती है उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और ये जो होती है इसको हम लोग वर्तिकाग्र कह देते हैं। बस। अंडप पुष्प का मादा जननांग है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड बीज में बदल जाते हैं। ओके, तो ये आपको बात समझ आई अंडप क्या होते हैं? फिगर के द्वारा आपको समझा भी दिया है तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं बीजांड की रचना। अब ये बीजांड भैया कहाँ है? तो बीजांड याद है यही है। ये जो होता है ये हमारा क्या है? यह हमारा बीजांड है। अब हम लोग इसे देखना है कि ये बीजांड की रचना देखेंगे, ये बीजांड कैसे बना होता है। तो प्रत्येक बीजांड बीजांडसन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। प्रत्येक जो बीजांड होता है यह बीजांडसन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है और उसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहा जाता है। ओके, बीजांड का वह स्थान जहां यह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं या फिर वह नाभिका कहलाता है। बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है और बीजांड के बाहर का आवरण बहि अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। हाँ, बीजांड में एक बीजांड द्वार होता है और बीजांड काय का ये वह आधार, सॉरी पापा ने बुला लिया था इसलिए आपको डिस्टर्ब हो गया होगा, ठीक है ना, इसके लिए माफी चाहते हैं। बीजांड काय का वह आधार जहां से आवरण निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। वही प्यारे बच्चों निभाग कहलाता है। उसी को क्या कहा गया है? यहाँ पे निभाग का नाम दिया गया है। इसके मध्य में भ्रूण कोश होता है और भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है जिसे प्रतमुखी कोशिका कहते हैं। और देखिए ये हमारी जो 3 कोशिकाएं होती है, देखिए 1 2 3, जो कि किधर की होती हैं? निभाग की ओर होती हैं। किधर की ओर होती हैं? निभाग की ओर होती हैं और इसे ही प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। तथा मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। और स्वतंत्र 2 देखिए क्या पाए जाते हैं? 2 ठो, तो 2 ठो हमारे ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं और जो बीजांड द्वार की ओर देखेंगे 3 कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन से? इसके मध्य में अंड कोशिका तथा इधर उधर उपस्थित सहायक कोशिका होती हैं। मध्य में जो होती है यह हमारी अंड कोशिका होती है और जो इधर उधर 2 हैं इन दोनों को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं और जब ये तीनों कोशिकाओं को बना देंगे
तो इनको हम लोग अंड समुच्चय कहते हैं। और ये हमारा जो होता है हमारा बीजांड द्वार होता है। और ये हमारा परिपक्व भ्रूणकोश की क्या है, एक संरचना भी है। ठीक है ना। कभी कभी दे देता है कि परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना बनाइए, तो बस यही कर दीजिए और इतने में आपका क्लियर। और आपका कम से कम 2 नंबर आपका पक्का ही मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना। कभी कभी दे देता है, आप देखेंगे तो वहां पे दिया रहेगा कि परिपक्व भ्रूणकोश की आप संरचना भी बनाइए। चलिए अब आपका आता है बीजांड के प्रकार। अब क्या हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बीजांड के प्रकार। ठीक है ना। तो बीजांड की संरचना देख लिए पूरा डिटेल में। तो बीजांड के प्रकार में देखें तो बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर इसे 3 प्रकार से बांटा गया है, या फिर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, रिज या आर्थोट्रोपस बीजांड। तो इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक ही सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, जैसे पॉलीगोनम, रूमेक्स, पाइपर और सभी जितने भी अनावृत बीजों में ये हमारे क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। ठीक है ना। अगला आता है, इसको आप देखना चाहते हैं तो इसका फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में ही मैंने आर्थोट्रोपस का बना दिया है। दूसरा आता है प्रतीप या एनाट्रोपस। तो इसमें बीजांड उल्टा होता है, इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, जैसे टमाटर, गुड़हल, मटर इत्यादि जितने भी होते हैं। और इसका फिगर प्यारे बच्चों ये रहा, ये क्या है, प्रतीप या एनाट्रोपस। अगला आता है जो वो आता है आपका हेमीट्रोपस। अगला क्या आता है, हेमीट्रोपस। तो इसका निर्माण आर्थोट्रोपस बीजांड के 90 अंश यानी 90 डिग्री पर मुड़ जाने के कारण होता है। इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं और बीजांड वृंत बीजांड के मध्य में एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए जैसे रेनन कुलेसी कुल के पौधों में। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेमीट्रोपस। अगला जो आता है आपका वो आता है कैम्पाइलोट्रोपस। तो कैम्पाइलोट्रोपस क्या होता है, यह कुछ मुड़ा होता है जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते, अतः बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं, जिसे क्रूसीफेरी जैसे सरसों, मूली कुल के पौधों में पाए जाते हैं। ये देखिए हमारा क्या होता है, कुछ मुड़ा होता है। अगला आता है आपका एम्फीट्रोपस। तो इसमें बीजांडकाय के साथ साथ भ्रूणकोश में भी वक्रण आ जाता है, जिससे भ्रूणकोश घोड़े किनार के समान क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जैसे कैप्सिला में। तो ये देखिए यहाँ पे घोड़े किनार की तरह क्या हुई है, इसे घूम गई है। अगली है सरसिनोट्रोपस। तो इसमें बीजांड वृंत में अतिवृद्धि हो जाती है, जिससे यह बहुत लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से घिरे रहता है, जैसे नागफनी और कैटकेसी कुल के अन्य सदस्य। ओके, अब आता है आपका गुरु बीजाणु जनन। अब क्या आता है आपका गुरु बीजाणु जनन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरु बीजाणु जनन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार ही पूछ लिया जाता है। तो बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक अधः स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है और इसे प्राथमिक प्रशंसु कोशिका कहते हैं, जो विभाजित होकर एक बाहरी भित्तीय कोशिका तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। भित्तीय कोशिका 1 या 2 बार विभाजित हो जाती है या फिर बिना विभाजन के ही रहती है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है और इनसे प्रायः एक सबसे नीचे निभाग की ओर का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है तथा शेष 3 अक्रियाशील गुरु बीजाणु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब आता है आपका मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण
कोश का विकास। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित यानी कि एन संरचना होती है। यह आकार में वृद्धि करके बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है तथा इसका केंद्रक सूत्री भाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर दो केंद्रक हो जाते हैं। इससे केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं और इनसे 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और 4 केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं। अब एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर बढ़ते हैं और इन्हें ही ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है और ये द्वितीय केंद्रक 2n बनाते हैं और इसमें एक अंड उपकरण होता है जिसके मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका होती है तथा सहायक कोशिका होती है और इसी प्रकार निभाग की ओर से 3 केंद्रक 3 प्रथमुखी कोशिकाएं बनती हैं और इस प्रकार से परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोश की तथा 8 केंद्र की होता है। तो जो हमारा परिपक्व भ्रूण कोश होता है उसमें कितनी कोशिका होती है? 7 कोश की और 8 केंद्र की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अब आता है आपका परागण। क्या आता है प्यारे बच्चों? परागण। यह परागण क्या होता है? तो पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। तो परागण क्या होता है? जो पराग कणों का परागकोश से निकलकर, देखिए यह हमारे परागकण हमारे कहाँ है? परागकोश पर है। जो पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के पश्चात अंडाशय से फल तथा फल का निर्माण होता है और पुंकेसर व दल गिर जाते हैं। अब आता है आपका परागण के प्रकार यानी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। इसको ही बोलते हैं पॉलिनेशन भी कहा जाता है। तो परागण देखें तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वपरागण, दूसरा पर परागण। तो परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपरागण, पर परागण। तो सबसे पहले देखेंगे स्वपरागण। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्वपरागण। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इसे ही स्वपरागण कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? स्वपरागण। तो स्वपरागण की क्रिया में जो परागकण होते हैं वो एक पुष्प के उसी या फिर अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और इसी के क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। तो स्वयुग्मन क्या है? एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हमारा स्वयुग्मन कहलाता है। और सजातीय पुष्पी परागण क्या होता है? जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यहाँ पर वो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। स्वपरागण से लाभ क्या क्या होता है? तो स्वपरागण से पहला ये लाभ होता है कि पुष्पों में स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधे का वंश क्या होता है? आपका चलता रहता है। दूसरा, इनको परागकण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा देखें, इन्हें रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती जिससे कम ऊर्जा उपयोग होती है। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं। और स्वपरागण से हानियां क्या क्या होती हैं? इनसे उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे बहुत क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। तीसरा देखें तो ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, यानी कि पकने में बहुत ही देरी लगाते हैं।
और चौथा देखें तो स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अगर इनसे सोचें आपकी नई जाति बना लें तो इनसे नई जाति आप नहीं बना सकते। अब आपका आता है पर परागण। क्या आता है प्यारे बच्चों? पर परागण। तो पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी ये एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं और इसे जीनोगैमी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीनोगैमी कहते हैं। जो पर परागण होता है इसे ही जीनोगैमी कहते हैं। पर परागण की विधियां क्या क्या होती हैं? तो पहली होती है वायु परागण, दूसरी होती है जंतु परागण, तीसरी होती है जल परागण। तो पर परागण कितनी विधियां? 4। वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण। तो सबसे पहले आपका आता है वायु परागण। तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। तो जो पुष्प होते हैं उसमें किसके द्वारा परागण होता है? वायु द्वारा होता है और वायु द्वारा होने वाले परागण को पर परागण कहते हैं। इन पुष्पों से या इन पुष्पों में निम्न प्रकार की विशेषता होती है। पहली क्या होती है पर परागण वाले पुष्पों में? वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं। ये रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता, गंधहीन, कोई गंध नहीं होता, एवं मकर कंद रहित होते हैं। वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। जो वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होता है। परागकण छोटे, सूक्ष्म व हल्के होते हैं जिससे वे आसानी से इधर उधर क्या हो सके? उड़ सकें। आप कभी बजरी के खेत में गए हैं? बाजरा के खेत में जाएंगे तो देखिए बजरी के जो बाल होती है उसमें छोटे छोटे बहुत ही फूल लगे रहते हैं। आप ध्यान दिए होंगे, आप सोचते हैं कि ऐसे कुछ लगा हुआ है, लेकिन नहीं। बजरी के फल लगने से पहले उसमें जो आप देखते हैं जाड़े के मौसम में लगे रहते हैं वो हमारा क्या? वो फूल है। तो उसमें जो परागण होता है वो वायु द्वारा ही होता है। और मक्का में भी आप देखते हैं उसमें लगे रहते हैं। तो ये सब वायु परागण, मक्का, बजरी इत्यादि में वायु द्वारा परागण होता है। अगला आता है आपका जंतु परागण। अगला आपका क्या आता है प्यारे बच्चों? जंतु परागण। तो पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। इसमें परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने के लिए जैविक संसाधनों जैसे कीटों, पक्षियों आदि की आवश्यकता होती है। परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर यह निम्न प्रकार की होती है। और परागण करने वाले जो जंतु होते हैं, क्योंकि इसमें जंतुओं के द्वारा परागण होता है, तो जो जंतु होते हैं परागण करने के आधार पर इसे हम लोग 3 प्रकार से होती है, 3-4 प्रकार से ले सकते हैं। पहला क्या होता है? कीट परागण। तो अधिकांश पुष्पों में परागकण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीटों द्वारा पहुंचाया जाता है। इनमें मधुमक्खी, भौरा मक्खी आदि हैं। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर आ जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागण क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तीसरा आता है आपका पक्षी परागण। ठीक है ना? पक्षी परागित पुष्प बड़े, रंगीन तथा गंधहीन होते हैं, किंतु इनमें मकरंद का स्राव होता है। विग्नोनिया के में गुंजन करने वाली चिड़ियों द्वारा, सेमल और पांगरा में कौवे और मैना द्वारा परागण होता है। अब आता है आपका जल परागण। तो जल द्वारा परागण को जल परागण कहते हैं। अधिकांश
जलोद्भिद पौधे में नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। जल परागण मुख्य दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, हाइड्रोफिली। तो इसमें परागण जल के अंदर होता है, जैसे सिरेटोफिल्लम और जोस्टेरा इत्यादि में। दूसरा होता है आपका एपीहाइड्रोफिली। तो इसमें परागण जल की सतह पर होता है, जैसे लेमना, हाइड्रा आदि में, हाइड्रिला आदि में ले सकते हैं। जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती। कौन कौन सी? पहला होता है इसमें जल परागित पुष्प अस्पष्ट होते हैं तथा छोटे होते हैं, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरकंदहीन होते हैं। परागण अगर इसमें देखें तो जब होते हैं तो जो पराग कण बनते हैं वह बहुत हल्के होते हैं, जिससे ये जल की सतह पर आसानी से तैर सके और परागण की क्रिया संपन्न कर सके। वर्तिकाग्र लंबा, चिपचिपा व गीला नहीं होता। पराग कण के चारों ओर मोम जैसा पदार्थ की एक तह होती है, जो इन्हें जल में सड़ने से क्या करती है, बचाती है। अगला है आपका पर परागण से लाभ, यानी कि पर परागण से क्या क्या लाभ होता है। तो पहला देखें तो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल भारी एवं स्वादिष्टित होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं, स्वादिष्ट होंगे इसमें। इससे उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। तीसरा देखें तो इसके द्वारा रोग प्रतिरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती है। चौथा, इससे आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पर परागण में बीजों की संख्या क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। अब आती है आपकी पर परागण से हानियां। पर परागण से क्या क्या हानियां होती है? तो यह क्रिया अनिश्चित होती है। जो पर परागण होती है, अगर इसमें हानियां देखें तो पहले तो यह अनिश्चित होती है, कभी भी हो जाती है, क्योंकि इनमें या इसमें परागण के लिए वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब वो आएंगे तभी परागण की क्रिया संपन्न होगी। इसमें पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। चौथा, परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिकांश संख्या में नष्ट होते हैं, और पर परागित बीज सदैव क्या होते हैं, संकर होते हैं। क्या होते हैं, संकर होते हैं, यानी कि हाइब्रिड होते हैं। अब आपका आता है कृत्रिम परागण। क्या आता है प्यारे बच्चों, कृत्रिम परागण। तो इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। विधि इसकी क्या है, प्रोसेस क्या है? तो इस विधि में दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। पहला क्या अपनाया जाता है? पहला अपनाया जाता है विपुंसन, और दूसरा थैलीकरण। तो विपुंसन देखें तो इस प्रक्रिया में पौधों पर लगे रहते हुए ही द्विलिंगी पुष्प को उनकी कलिका अवस्था में समस्त पुंकेसरों को काटकर निकाल देते हैं। इस प्रकार पुष्प में स्वपरागण की संभावना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला आता है आपका थैलीकरण। तो इस प्रक्रिया में बंध्याकृत है, वाह्यकृत नहीं है, ये बंध्याकृत है। बंध्याकृत पुष्प एवं अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पुष्प के परिपक्व पराग कणों को इसके वर्तिकाग्र पर छिड़का जाता है। पुनः थैली को ढक दिया जाता है और कुछ दिनों के पश्चात जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं
और इन्हें अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा और हमेशा द्विलिंगी पुष्पों में ही बंध्याकरण की प्यारे बच्चों आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब आपका आता है परागण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। ठीक है, ये रहेगा पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। तो पराग कण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम फूली हुई नली कोशिका का अंतःचोल बाह्य चोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र से एक परागनलिका के रूप में बाहर निकलता है। यह अंडाशय में स्थित बीजांड के पास क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो वर्तिकाग्र से होते हुए परागनली अंडाशय में पहुंच जाती है और परागनली शीघ्र ही बीजांड के समीप पहुंच जाती है। इसी बीच परागनली में स्थित जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बना लेती है। अब आता है बीजांड में परागनली अंडद्वारी प्रवेश और निभागीय प्रवेश और कवलोदंग भेदी प्रवेश, तीन रास्तों से हमारी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो बीजांड में पहुंचकर परागनली बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंच जाती है। परागनली किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। इससे परागनली का शीघ्र विघटन हो जाता है या इसके अग्रसिरे पर एक छिद्र बन जाता है, जिससे परागनली में पाए जाने वाले सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और विघटित सहायक कोशिका से एक एक करके दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में आ जाते हैं। अब आपका आता है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। ये दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या होता है? तो यह आवृतबीजी पौधों में देखने को मिलता है। परागनलिका भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है, जिससे दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है और इसे ही संयुग्मन कहते हैं। इस और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं और इसे त्रिसमेकन कहा जाता है, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इसी प्रकार इसे या फिर इसी कारण से द्विनिषेचन कहते हैं। त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं क्या हो जाती हैं प्यारे बच्चों, नष्ट हो जाती हैं। अब आपका आता है भ्रूण एवं इसका विकास। क्या आता है? भ्रूण एवं इसका विकास। तो संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है, जो भ्रूण बनता है या बनाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था समान होती है, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर हो जाता है। अब आता है आपका भ्रूणपोष के प्रकार। क्या है आपका? भ्रूणपोष के प्रकार। तो यह भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो इसमें भ्रूणपोष केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्र की विभाजन द्वारा बहुकेंद्र की भ्रूणपोष बनता है। मध्य में एक केंद्र की रिक्तिका बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कैप्सेला, सूरजमुखी, गेहूं, चावल आदि में यह हमारा पाया जाता है। दूसरा जो आता है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक
विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य में विभाजन होता रहता है, जिससे यह शुरुआत में कोशिकीय हो जाता है, जैसे मैग्नोनिया और धतूरा इत्यादि में। अगला आता है हिलोबियल भ्रूणपोष। तो यह केंद्रकीय भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था होती है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है, और बाद में इन दोनों भागों में केंद्रक विभाजन होता है। उदाहरण के जैसे एरीमूरस एवं एस्फोडेलस इत्यादि में। अब आता है आपका भ्रूणपोष की औतकी। तो भ्रूणपोष में अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जो मुख्य भ्रूणपोष के विकास में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, भ्रूणपोषी बीज, और दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग भ्रूणपोषी बीज। तो ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरों तक पाया जाता है, इन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे सुपारी, गेहूं, मक्का आदि। अगला है अभ्रूणपोषी बीज। कुछ पौधों जैसे चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है, और ऐसे बीजों के बीज पत्रों में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं और इन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब आपका आता है प्यारे बच्चों बीज व फल का निर्माण। तो सबसे पहले देखेंगे बीज। तो द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड ही बीज में बदलता है, ठीक है ना। फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और वह अध्यावरण सूखकर बीज के बीजचोल का निर्माण करते हैं। अंतः अध्यावरण जो होता है वो अंतः कवच बनाता है। जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है, वह एक चिन्ह नाभिका के रूप में बीजांड पर रहता है, तथा बीजांड द्वार बीजांड के टेस्टा में एक छोटे छिद्र के रूप में क्या रहता है, स्थित रहता है। अब आता है आपका फल। अब क्या आता है आपका प्यारे बच्चों, फल। तो निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित होता है। जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप ही जो ये अंडाशय होता है, यह किस में बदलता है प्यारे बच्चों, फल में बदलता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है, और कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं। तब ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी इत्यादि जितने भी होते हैं, यह प्यारे बच्चों असत्य फल के क्या पाए जाते हैं, आपके उदाहरण पाए जाते हैं, या फिर उदाहरण कह सकते हैं। अब आपका आता है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्धन। तो निषेचन के पश्चात पुष्प में कौन कौन से परिवर्धन होते हैं, परिवर्तन कौन कौन से होते हैं परिवर्तन। तो पहला होता है बाह्य दलपुंज। देखें जब निषेचन होता है उसके बाद उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो बाह्य दलपुंज होते हैं यह गिर जाते हैं, और कभी कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन आदि में देखने मिल जाते हैं। दलपुंज की स्थिति क्या होती है, यह प्राय गिर जाते हैं। पुमंग भी क्या होता है, गिर जाता है। वर्तिकाग्र भी क्या होता है, गिर जाता है। वर्तिकाग्र भी गिर जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। तो यह निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले कुछ परिवर्तन है। अब आपका आता है निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। पहला बाह्य अध्यावरण। देखें तो बीज का बीज चोल बनता है। जो बाह्य अध्यावरण होता है यह हमारा बीज का क्या बन जाता है, बीज चोल बन जाता है। अंतः अध्यावरण क्या होता है, बीज का अंतः कवच बनाता है। और बीजांड वृंत यह हमारा नष्ट हो जाता है। बीजांड द्वार देखें तो बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। बीजांड काय प्रायः समाप्त हो जाता है। निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है। पहले प्रतिमुखी कोशिकाएं तो प्रायः नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज भ्रूण बनता है। भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष बनता है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग असंग जनता।
या असंग जनता क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है। तो जितने भी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे बोर्ड से रिलेटेड, वह आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, एक भी आपको मिस नहीं करनी है। ओके, और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चों शेयर जरूर करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो असंग जनता क्या होती है? कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसी क्रिया को असंग जनता कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? कायिक जनन। तो इसके अंतर्गत बीजों के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कलिका से नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। बीज के स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले इन पौधों के भागों को प्रीपेगुल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गन्ना, आलू इत्यादि। अगला है अनिषेक बीजता। तो बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं और यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? अपस्थानिक भ्रूणता। तो इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, जैसे नींबू, आम, संतरा, प्याज आदि। अगला क्या है? द्विगुणित बीजाणुता। तो इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूणकोश बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पार्थिनियम में। अगला आता है आपका अपबीजाणुता। तो इसमें बीजांडकाय का कोई कोशिका एक ऐसे भ्रूणकोश का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। यदि ऐसे भ्रूणकोश के अंड में नर युग्मक से संयोजन के बिना अनिषेक जनन प्रकार से भ्रूण का विकास हो तो इसे अपबीजाणुता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेननकुलस, पार्थिनियम इत्यादि में। अब आता है आपका अपयुग्मन। तो यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका व प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं, जैसे एरिथ्रिया में। अगला आता है आपका अनिषेक फलन। तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और ये फल बीजांड रहित होते हैं। अब आता है आपका अनिषेक जनन। तो अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। अगली आती है आपकी बहुभ्रूणता। क्या आती है प्यारे बच्चों? बहुभ्रूणता। तो एक बीजांड या बीज से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीजांड या बीज से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? आपका बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम एमवी ल्यूकेनहॉक ने सन 1791 में संतरे के बीजों में किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में यह काफी कम पाई जाती है। और यह देखें तो चार प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? सरल बहुभ्रूणता। दूसरी क्या होती है? मिश्रित बहुभ्रूणता। तीसरी होती है विदलन बहुभ्रूणता और चौथी जो होती है वो आती है आपकी अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए है। नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम एसकेएम स्टडी है, जाके सब्सक्राइब करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप नोट्स बाय कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपये में, मात्र और मात्र 99 रुपये में। हैंड रिटेन नोट्स को कंप्यूटर बेस्ड बनाया गया है, कलरफुल नोट्स हैं। और ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो 12th बायोलॉजी इन हिंदी चैप्टर 2 है और इसको अच्छे से पढ़िए। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।